Ms. Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter tissues. तो अभी यहाँ पे हम सेशन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about meristematic tissues. तो मैंने लास्ट सेशन जब करा रही थी, दैट इज सेशन नंबर 1, तभी मैंने आपको बताया था प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में. तभी मैंने आपको बताया था जो प्लांट टिश्यूज हैं उन्हीं का एक टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. क्लियर? तो इन दिस सेशन वी विल गोना डिस्कस डिटेल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. So the thing is, what are meristematic tissues? The fertilized egg, that is the zygote, forms the embryo, which consists of dividing cells. As the embryo grows and gives rise to an adult plant, most of the cell differentiate and perform specific functions. ये तो आप सभी जानते हो कि जो fertilized eggs होते हैं, जिन्हें हम zygote बोलते हैं, वो embryo का formation करता है, which consists of dividing cells, जिसमें dividing cells present रहते हैं. As the embryo grows, जैसे जैसे embryo बढ़ता चला जाता है and gives rise to an adult plant, और एक adult plant का formation करता है, most of its cells differentiate and perform specific function. तो इसके जो cells होते हैं वो differentiate हो जाते हैं और different functions को perform करने लग जाते हैं. Such localized group composed of young cells with ability to continuous division is known as meristematic tissues. तो ऐसे ही localized group, रिमेंबर, ऐसे ही लोकलाइज ग्रुप जिसमें यंग सेल्स प्रेजेंट हो और उनमें एबिलिटी हो कंटीन्यूअस डिवीजन करने की, दैट इज उन्हें हम इजीली कंटीन्यूअसली डिवाइड कर सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. क्लियर? द पार्ट्स ऑफ प्लांट हैविंग सच टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स. और वो पार्ट्स जिनमें ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम्स. तो क्लियर हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? इन शॉर्ट में आप समझ सकते हो वो टिश्यूज जिनमें पावर होती है कि वो डिविजन्स कर सकें. क्लियर? डिवाइड होके वो अगेन फिर ग्रो कर सके, फिर यदि उन्हें डिवाइड कर दो फिर वहां से अगेन ग्रो कर सके, दैट इज यदि कंटीन्यूअस डिवीजन उनमें चलता रहे तो उन टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. और उनके जो पार्ट्स हैं उनको हम बोलेंगे मेरिस्टेम. क्लियर? आई मीन टू से द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के वो पार्ट्स जिनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं. तो क्लियर हो गया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है एंड मेरिस्टेम क्या होता है? सिंपल से वे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड, वी कैन से दे हैव पावर टू रिटेन divisions. Clear? While the parts of plants having such tissues, that is having meristematic tissues, are called meristem. अब आता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. क्लियर? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही मिलके तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा. तो अभी हम जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं फर्स्ट वो स्मॉल होती है, स्फेरिकल होती है और पॉलीगोनल इन शेप. और वी कैन से या फिर स्फेरिकल ना हो तो वो पॉलीगोनल हो सकती है शेप में विद थिन एंड इलास्टिक सेल्यूलोज वॉल. और उनमें एक पतली सी और इलास्टिक सेल्यूलोज वॉल प्रेजेंट होती है जो उन्हें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है. तो क्लियर हुआ दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप with thin and elastic cellulose wall. Clear? Also, they are compactly arranged without intercellular space. ये ऐसे अरेंज रहते हैं कि इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता. अब बात आती है इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है. तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस अवेलेबल है. Same intercellular space stands for the space between the cells. Cells के बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? Intercellular space. Clear? अब बता दिए that these cells are densely cytoplasmic with a prominent nucleus. ये जो cells होती हैं densely cytoplasmic होती हैं और इनमें एक prominent nucleus present रहता है. These cells have either small or no vacuoles. Normally जो plant cells होते हैं उनमें आपको पता ही होगा कि large, I mean to say एक काफी large vacuole present रहता है. But ये जो cells होती हैं इनमें क्या होता है? या तो काफी small vacuoles present रहेंगे या फिर vacuoles present रहेंगे ही नहीं. Clear? And endoplasmic reticulum and mitochondria are not fully developed. देखो फर्स्ट फेज में जो वैक्यूल है वो या तो प्रेजेंट होगा ही नहीं या फिर बहुत स्मॉल होगा. सेकंड इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी फुली डेवलप्ड नहीं होते. मेटाबॉलिकली दीज आर मोस्ट एक्टिव सेल, बट यदि हम मेटाबॉलिकली देखें
तो ये जो सेल्स हैं वो काफी एक्टिव सेल्स रहती हैं। ऑब्वियसली ये सेल्स जो है ग्रोथ में वर्क करती है। दैट इज यदि हम कहीं से प्लांट को डिवाइड कर रहे हैं तो प्लांट वहीं से ग्रोथ कर रहा है, तो रीजन सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। दिस इज द रीजन दीज आर द मोस्ट एक्टिव सेल्स। क्लियर। अब बताती है जो मेरिस्टेम्स हैं उनके लोकेशंस क्या होती हैं। बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ और पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, मेरिस्टेम आर ऑफ 3 टाइप। उनकी ये लोकेशंस को देख के, पोजीशन को देख के, जो प्लांट बॉडी है उसमें जो हमारे मेरिस्टेम्स हैं उनकी पोजीशन को देख के जो मेरिस्टेम है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी ये होते क्या है तीनों, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? It is situated at the tips of the shoots and roots. ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? जो हमारे shoots हैं, root हैं, उनकी tips पे हमारे apical meristems प्रेजेंट रहते हैं। It is responsible for increasing in the length of root and shoot. जितने भी हमारे length जो root है, shoot है, उसमें जो increasement होता है उनकी length में, वो भी किसकी वजह से होता है? apical meristem की वजह से। If you cut the tip of the shoot, it will not increase in height because you have removed the apical meristem. यदि आप जो हमारी शूट है उसकी टिप को काट दोगे तो क्या होगा? जो हाइट है उसकी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि आपने वहां से एपिकल मेरिस्टेम को ही हटा दिया। क्लियर। तो कोई भी प्लांट जिसकी हाइट नहीं बढ़ती है वो तब नहीं इंक्रीज होती है जब हम उससे एपिकल मेरिस्टेम को ही रिमूव कर देते हैं। तो क्लियर हुआ एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, दैट इट इज सिचुएटेड एट द टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। सेकंड, इट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, एंड इफ यू कट द टिप ऑफ द शूट इट विल नॉट इंक्रीज इन हाइट बिकॉज यू हैव रिमूव्ड द एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर। अब आता है जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है? दिस मेरिस्टेम इज प्लेस्ड अलोंग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो प्लांट है उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है वहां पे हमारा ये वाला मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। क्लियर। जो एपिकल मेरिस्टेम था वो कहाँ पे प्रेजेंट था? रूट और शूट्स की टिप पे। और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? इट इज प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो प्लांट है उसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे हमारा लेटरल मेरिस्टेम हमें देखने को मिल जाएगा। द लेटरल मेरिस्टेम जो है वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। क्लियर। तो वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम 2 टाइप के हमारे लेटरल मेरिस्टेम हो गए। और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। द वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जो हमारे वस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का प्रोडक्शन करते हैं। It is responsible for the growth in thickness of the plant axis. जो हमारे plant axis है उसमें जो thickness है उसके लिए responsible होते हैं। Clear? The vascular cambium are responsible for the growth in thickness of the plant axis. जो plant axis है उसकी जो thickness है उसकी growth में यही responsible होते हैं। While the cork cambium produces secondary cortex and cork. जो कॉर्क कैम्बियम है वो किसका प्रोडक्शन करते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क का। तो क्लियर डिफरेंस समझ में आया? दैट वस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, जबकि जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, वो उनका प्रोडक्शन करते हैं। अब आते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं। क्लियर। हमने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ लिया, हमने लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ लिया। अभी हमारा थर्ड मेरिस्टेम है, लास्ट मेरिस्टेम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। This meristem is located at the base of the leaves and internodes of many monocotyledons. जितने भी हमारे मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उनके इंटरनोड्स पे या फिर जो बेस है लीव्स के वहां पे ये प्रेजेंट रहते हैं। लिसन, दिस मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स। लीव्स क्या तो बेस पे प्रेजेंट रहेंगे एंड इंटरनोड्स ऑफ मैनी मोनोकोटिलेडन्स, और जितने भी हमारे मोनोकोटिलेडन्स हैं उनके इंटरनोड्स पे ये प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि इनका मेन रीजन क्या है, ये दो बेसिस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, दो डिफरेंट डिस्टिंग्विश प्लेसेस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं।
The green stem of grass is in fact elongated due to the activity of intercalary meristem. जो green stems होते हैं, grasses के green stem होते हैं, वो भी elongated किसकी वजह से होते हैं? Intercalary meristem की वजह से ही वो elongated रहते हैं. तो clear हुए दोनों facts that the intercalary meristem is located at the base of the leaf or at the internodes of many monocotyledons. Also, the green stems of grass in fact elongated due to the activity of intercalary meristem. अब जो है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उनके फंक्शंस क्या होते हैं? First, all tissues in the plant body are the derivatives of the meristematic tissues. ऑलमोस्ट जितने भी टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट बॉडी में, सब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ही डेरिवेटिव्स हैं. सबकी ओरिजिन जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही हुई है. तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो गया that all tissues in the plant body are the derivatives of the meristematic tissues. Therefore, meristem can be called the parent tissues. And क्योंकि सारे के सारे टिश्यूज जितने भी हमारी प्लांट बॉडी में अवेलेबल हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डेरिवेटिव हैं, इसीलिए हम मेरिस्टेम को क्या बोल सकते हैं? पेरेंट टिश्यू. क्लियर? Also, growth in height and thickness of plant axis is due to apical and lateral meristem respectively. अब क्लियर है, जो हमारा प्लांट है उसकी या तो हाइट इंक्रीज हो रही है या उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है उसकी एक्सिस की, तो वो किसकी वजह से होता है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से उसकी हाइट में ग्रोथ आता है. और जो लेटरल मेरिस्टम है उसकी वजह से उसकी जो प्लांट एक्सिस है वो थिकन्ड हो जाती है. तो ये सब भी किसकी वजह से पॉसिबल होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से. क्लियर? द ग्रोथ इन हाइट एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट एक्सिस इज ड्यू टू द एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम रिस्पेक्टिवली. Also, new leaves, branches, flowers, etc. are produced by meristem present at the tip of the shoot. That is, we can say apical meristem. जितने भी हमारे new leaves का formation होता है, new branches बनते हैं, new flowers आते हैं, वो सब किसकी वजह से produce होते हैं? Apical meristem की वजह से, क्योंकि जो apical meristem है is present at the tip of the shoot. Clear? The new leaves, branches, flowers, etc. are produced by the meristem present at the tip of the shoot, that is apical meristem. Also, in the case of injury, the meristem helps in the healing of wounds by forming new cells. यदि प्लांट में कोई भी इंजरी का फॉर्मेशन होता है तो जो मेरिस्टम है वो क्या करता है? जो वाउंड्स है उनको हील कर देता है, क्योंकि वो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है. तो क्लियर हुआ that in case of injury, the meristem helps in the healing of wounds by forming new cells. The shoots bent by wind grow upright due to the activity of intercalary meristem. यार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वाइंड जब चल रही होती है ना, तेज हवाएं चल रही होती है, तो आपने देखा होगा जो प्लांट्स है उसके जो शूट्स है वो बेंड हो जाती हैं, हल्का सा टेढ़ी हो जाती हैं, बट अगेन वो सेम सीधा खड़ा हो सकती है, अपराइट हो सकती है. दिस वन इज द मेन बेसिस ऑफ intercalary meristem, that is this happens due to the activity of intercalary meristem. तो ये किसकी वजह से हो पाता है? That is the shoots bent by wind grow upright due to the activity of intercalary meristem. Clear? So it's a time for challenging question mark, and today's question is what will happen if apical meristem is damaged or cut? यदि सपोज हमने जो एपिकल मेरिस्टम है उसे डैमेज किया हुआ है या उसे कट कर दिया तो क्या होगा? Your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. When apical meristem is damaged or cut, growth or length of the growing tissue will be retarded. Clear है? जो apical meristem है वो किसके लिए होता है? वो इसलिए अवेलेबल होता है कि जो shoots है, roots है, उनकी जो हाइट है वो कैसे इंक्रीज अप होगी. यदि हम उसी को डैमेज कर दें या उसी को कट कर दें तो क्या होगा? ग्रोथ और लेंथ ऑफ द ग्रोइंग टिश्यू विल बी रिटार्डेड. जो भी हमारे ग्रोइंग टिश्यूज होंगे उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो लेंथ है वो रिटार्ड हो जाएगी. दैट इज वो आगे इंक्रीज अप क्लियरली नहीं कर पाएंगे. सो व्हेन एपिकल मेरिस्टम इज डैमेज्ड और कट, ग्रोथ और लेंथ ऑफ द ग्रोइंग टिश्यू विल बी रिटार्डेड. क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में स्टडी किया. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? आप रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनमें कंटिन्यूअस डिविजन्स होते रहते हैं.
कंटिन्यूस डिविजन्स होते रहते हैं, उन्हीं को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, जो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। इन तीनों के बारे में स्टडी किया हमने, क्या एपिकल मेरिस्टम होते हैं, क्या इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं और क्या हमारे लेटरल मेरिस्टम होते हैं। ऑल्सो हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके फंक्शंस के बारे में भी इस सेशन में डिस्कस किया। In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.